BNN भृगु नंदी नाड़ी जिसे कहते हैं, right. तो इसके बारे में आप एक बार ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है? BNN is the most simplest science of occult. सिंपलेस्ट। और वीनस किसी का वक्री हुआ तो? वीनस वक्री है तो देखिए यहाँ स्पाउस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है। जी। वो दोनों मरकरी है। वो दोनों मरकरी मतलब ठीक। सैटर्न अगर अच्छा नहीं है तो इंसान लेजी होगा। सैटर्न अच्छा नहीं है तो इंसान झूठ बोलेगा। किसी के भी चार्ट में अगर कोई प्लैनेट हमें वक्री मिला है, इसका मतलब हमें उसके प्रति अपने आप को बहुत समर्पण देना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ BNN एक्सपर्ट, मिस नीरू त्रिपाठी। और आज हमने उनसे बात करी BNN के बारे में। BNN इज़ बेसिकली भृगु नंदी नाड़ी, जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। और साथ ही साथ हमने उनसे जाना रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, हर प्लैनेट के बारे में, उनकी दशाओं के बारे में, उनके गोचर के बारे में। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और अगर ये कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे नीरू मैम आप? जय गुरु जी, बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? जय गुरु जी मैम सबसे पहले, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात। तो आज मैम हम एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। BNN। जी। तो मेरे लिए भी ये टॉपिक नया है काफ़ी। अभी हमारी ऑफ कैमरा जो बात हुई थी उसके बाद मुझे इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डीप पता चला। और आई गेस ऑडियंस, काफ़ी मास ऑडियंस के लिए ये नया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई डोंट नो, शायद बहुत लोग फेमिलियर हों इससे। तो एक बार आप BNN भृगु नंदी नाड़ी जिसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप एक बार ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है? देखिए आशु जी, सबसे पहले तो मेरा कोई भी अपनी क्लास शुरू करते वक्त एक तो जय गुरु जी के बाद एक मंत्र बोलती हूँ जी। उसी को हम पहले आंख बंद करके अपना बिल्कुल करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करावंतु। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने बस सुन लिया क्योंकि मैं बोल नहीं पाया इतनी तेज। हाँ, कोई बात नहीं। देखो ये ना नवग्रह मंत्र है। ओके। आप क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में हैं तो नवग्रह मंत्र का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। क्योंकि 9 प्लैनेट्स, सारा कुछ रिवॉल्व अराउंड करता है 9 प्लैनेट्स के और 12 हाउसेस के, 12 राशियों के। तो दिस इज द पार्ट ऑफ पराशरी। ठीक है। तो लेकिन BNN इज भृगु नंदी नाड़ी, बेसिकली भृगु ऋषि एंड नंदी ऋषि, उन दोनों का एक सेगमेंट जो कि एक साइंस जो बहुत पौराणिक थी, उसको समझना एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल था। तो RG राव जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको प्रेजेंट किया BNN का नाम देके, भृगु नंदी नाड़ी का नाम देके। तो BNN इज द मोस्ट सिंपलेस्ट साइंस ऑफ ऑकल्ट। सिंपलेस्ट। पर मुझे जब हमारी बात हो रही थी मुझे लगा नहीं ये सिंपलेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से इतना आपने बताया ये वो है तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था। नहीं, देखो होता क्या है कि मैंने आपको बहुत सारे वर्टिकल पे समझाया। उसमें मैंने कुछ पराशरी ले लिया था जी, कुछ मैंने उसमें आपका BNN को मर्ज कर दिया। ओके। क्योंकि BNN इज वेरी सिंपल टूल। मैं पहले बताती हूँ कि पराशरी में और BNN में क्या डिफरेंस है जी। ओके। ठीक है। देखो आशु, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस वो हमारी पराशरी वैदिक है। ठीक है। तो पराशरी का इतना इम्पोर्टेंट और इतना गूढ़ रहस्य है जिसको हर आम आदमी को जानना इतना आसान नहीं होता। ओके। सालों साल लग जाते हैं, मतलब ईयर्स एंड ईयर्स टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट वैदिक। इस वजह से लोग शुरुआती दौर पे इसमें एंटर नहीं करते थे। वो क्या होता था कि सोचते थे नहीं ये तो डिफिकल्ट है, ये तो पंडितों का ही काम है, ठीक है जो पूछना है उनसे पूछ लेते हैं एंड दैट्स इट। इंटरेस्ट होते हुए भी नहीं जान पाते थे। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि पराशरी में जैसे आप दशाएं देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आपकी जो दशाएं चलती हैं वो देखते हैं। उसके अलावा आप उसमें D9, D7 इस तरह के षोडश वर्ग का चार्ट्स होते हैं जिसको आप कंक्लूड करने के लिए उस पर्टिकुलर चार्ट को, वर्ग चार्ट को यूज करते हैं टू एनालाइज अ कुंडली डीपर। इसके अलावा बहुत सारे राजयोग होते हैं, विपरीत राजयोग, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उस विषय में हम नहीं जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ BNN राइट नाउ। BNN को इतना सिंप्लीफाई रखा गया है। देखो मेरा ये मानना है अशोक की ऑकल्ट ना बहुत सरल है जी। सरल है, उसको एक बात आप सिंपल तरीके से समझो और समझाओ।
तो बहुत आसान है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। और ऑकल्ट एक ऐसी साइंस है क्योंकि अष्टम भाव से उसका कनेक्शन है। 8th हाउस रिसर्च का है, गहराई का है। ओके। और ऑकल्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें 8th हाउस का बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहता है। ठीक है, तो 8th हाउस एंड ऑकल्ट आर लाइक, आप अगर 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, आपको ऑकल्ट डेफिनेटली करना चाहिए। ओके। सबसे पहली बात ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग, अगर आपको लगता है 8th हाउस क्योंकि पेन सफरिंग का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपकी लाइफ में आपकी आयु भाव भी है, अगर आपको लगता है कि 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब भी शुरू हो, आप उस टाइम पे आप उसको ऑकल्ट को अपने आप को एंटर कर लो और उसमें कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज बढ़ानी शुरू कर दो, आपके पेन सफरिंग कम हो जाएंगे। ठीक है। ओके। अब मैं BNN पे आ जाती हूँ। ठीक है। BNN में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल, अहम रोल आपका रहता है प्लैनेट के कारक तत्वों का। ओके, हर इसको आप planet थोड़ा सा के- एक्सप्लेन करें। हाँ। प्लैनेट के। प्लैनेट जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स जी, हैं, जी। जैसे सन है, जी। सन हमारे पिता भी हैं, सन हमारा सूर्य जो है, जिसको हिंदी में सूर्य बोलते हैं, ओके। वो हमारे नेम फेम का कारक है, लीडरशिप का कारक है। हमारे बड़े पुत्र को भी हम सन से देखते हैं BNN में। ओके। ठीक है, हमारा मान सम्मान, हमारी हम किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, तो वो सब चीज़ों का कनेक्शन सूर्य से रहता है। अथॉरिटी है, ओके। गवर्नमेंट है, तो सूर्य का वहाँ, और भी बहुत सारे सूर्य के हैं, जैसे बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं। जी। ठीक है, कैल्शियम है, बहुत सारे सेगमेंट को हम सूर्य से देखते हैं। ओके। सूर्य हमारी राइट आई भी है, हमारी राइट वाली आई भी है। ऐसे करके हम चीज़ों को सूर्य से डिनोट करते हैं। क्योंकि मुझे इसको ऐसा रखना है कि मल्टीपल वर्टिकल्स पे बात कर पाए, तो हम मून को ले लें, तो मून हमारी माता है, मून हमारा मन है, मून जो है फ्लिकरिंग है, बदलाव है, चेंज है, परिवर्तन है, मून ट्रैवल है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अहम भूमिका निभाता है एज फार एज हमारा मन की बात है। ओके। क्योंकि सबसे तेज गति से अगर कोई प्लैनेट मूव करता है तो वो हमारा मन है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, अभी आप इमेजिन कीजिए आप स्विट्जरलैंड में हैं, आप एक्चुअली में पहुंच जाएंगे, फ्रेम ऑफ सेकंड्स में आप स्विट्जरलैंड होंगे। तो मन की गति बहुत फास्ट, सबसे फास्ट, तभी 2.25 दिन में वो एक राशि परिवर्तित कर लेता है। ओके। वो करीबन 27 दिन के आसपास में वो पूरा एक भ्रमण कर लेता है कुंडली का। ठीक है, उस तरीके से हम उसको देखते हैं। ओके। तो बाकी रही बात फिर उसके बाद मरकरी की। मरकरी को हम लेते हैं एज ए इंटेलेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन का कारक है। ठीक है। ठीक है, आपकी स्पीच है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, आप किस तरह से लॉजिक्स को कैलकुलेट करते हैं। और आपकी बहन को, सिस्टर को हम देख लेते हैं, छोटी बहन जी, उसको हम मरकरी से देख लेते हैं, और बड़ी बहन को हम मून से देख लेते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, इस तरीके से हम मरकरी को देखते हैं। मरकरी बिजनेस है, स्पीच का कारक है, तो बिजनेस का भी कारक है। आपका जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनका सैटर्न का कनेक्शन मरकरी से होना इंपॉर्टेंट है, एज फार एज दे आर इंटरेस्टेड टू डू सम बिजनेस। कुछ भी बिजनेस करना है, मरकरी का इन्वॉल्वमेंट उसमें मैंडेटरी है। ओके। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम वीनस को ले लेते हैं, क्योंकि देखिए वीनस के पीछे तो सभी भाग रहे हैं। चाहे वीनस आपकी मेल के केस में स्पाउस हो, चाहे आपके केस में अगर आप कह लें आपकी स्पाउस के साथ आपकी लग्जरी है, आपका घर है, आपके कुछ भी फैशन से रिलेटेड है, कपड़े हैं, तो वीनस आपके लिए लाइफ में लग्जरी को दिखाता है। आपको एक अलग से आपके ऑरा में, क्योंकि जब किसके पास लग्जरी अच्छी रहेगी उसको हर व्यक्ति पसंद करता है, उसको सब जानते हैं, उसके साथ सब बैठना चाहते हैं, तो वीनस ये अहम भूमिका निभाता है। ओके मैम, वीनस में नेम फेम भी आता है क्या? नहीं, नेम फेम आपके सन सूर्य में आएगा, ठीक है, लेकिन वीनस आपको लग्जरी देगा। वीनस आपको ऐश्वर्य, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको सुख शांति, पैसा, वो सब चीज़ आपके वीनस में आएगा। ओके ओके मैम। अब हम जुपिटर की बात कर लेते हैं। ठीक है। जुपिटर आशु इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर हम BNN में सेल्फ से देखते हैं। ओके। सेल्फ का कारक है। Okay. तो अगर हमारे पास एक कुंडली आती है और कुंडली में हमने पूरा डिटेल भर लिया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो हम BNN में सिर्फ D1 चार्ट को देखते हैं। हाँ, आपको पूरे वर्गा चार्ट देखने की वैदिक की तरह जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ D1 चार्ट से हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। D1 चार्ट को मैं लगन चार्ट भी बोल सकता हूँ? हाँ, लग्न चार्ट। ठीक है, लग्न चार्ट, D1 चार्ट। इसमें क्या आपको रहता है, जुपिटर को देख के हम समझ पाते हैं कि नेटिव के साथ लाइफ में क्या होगा, क्योंकि जुपिटर सेल्फ का कारक है। ओके। और जुपिटर भगवान की ब्लेसिंग्स का कारक है। ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ग्रेस। जुपिटर आपको
जैसे कहते हैं ना कि अगर जुपिटर अच्छा है तो आपकी लाइफ में आपकी अचीवमेंट्स में भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ओके। विजडम है जुपिटर, ज्ञान है जुपिटर। जुपिटर जब किसी का अच्छा प्रोमिनेंटली काम करेगा, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में जो भी बोलेगा ना तो लोग उससे बहुत सुनना पसंद करेंगे। कब? जब वो जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ जाएगा। ओके। जुपिटर सेकंड हाउस क्यों? सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है। ओके। ठीक है, हमारे खान पान का भी है, हमारी स्पीच का भी है, हमारे संस्कार का भी है, हमारा फैमिली अपब्रिंगिंग का भी है, हमारा बेसिकली जॉइंट फैमिली सेकंड हाउस है, हमारा फिक्स डिपॉजिट सेकंड हाउस है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर जुपिटर महाराज बैठ गए तो अब ये करेंगे, क्या करेंगे, आपके बोले हुए अल्फाज लफ्ज़ों को हर व्यक्ति बहुत फोकस होके सुनेगा। ओके। आपकी बातों में ज्ञान झलकेगा, आपकी बातों में आप समझाना, सलाह अच्छी दोगे। ओके। ये है जुपिटर की कहानी। लेट्स टॉक अबाउट मार्स नाउ। ओके। ठीक है, मार्स की कहानी ये है कि मार्स सबसे पहले एक फीमेल के चार्ट में उसका हस्बैंड है। शादी हो गई तो फीमेल के चार्ट में मार्स को हम देखेंगे। ठीक है। या अगर किसी लड़की की शादी हो रही है और हमें देखना है कि उसका हस्बैंड कैसा रहेगा तो हम मार्स को तो हम मार्स को देखेंगे। और अगर लड़का है तो? लड़का है तो वीनस को देखेंगे। अच्छा ठीक। जब लड़के के मार्स को कैसे देखेंगे हम? लड़के को मार्स को हम उसकी एनर्जी लेवल के लिए देख लेंगे, उसके अग्रेशन के देख लेंगे, उसके वर्कलोड कैसा रहेगा उसके लिए देख लेंगे। ठीक है, मार्स को। लेकिन और आप लोग की उम्र के लिए एक बात बता दूं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है वो दोनों मरकरी है। वो दोनों मरकरी मतलब दोनों को मरकरी से डिनोट किया जाता है। ओके। जब तक शादी नहीं होती और अफेयर चल रहा है दैट इज मरकरी। ओके। लेकिन शादी हो गई फीमेल के चार्ट में तो मार्स को कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो मतलब अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अगर हम उनका चार्ट देख रहे हैं तो हम मरकरी देखेंगे। लेकिन अगर एक फीमेल है, उनकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, तो हम मरकरी देखेंगे, सॉरी मार्स देखेंगे। और अगर लड़का है तो वीनस देखेंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, बिकॉज ये आपको बड़ा इजी हो जाता है। बीएनएन को हमने क्या किया ना, बीएनएन में आपको सिंप्लीफाई हो गया। हमारे लिए 9 प्लैनेट्स हैं और हमें पता है हम किस प्लैनेट से कौन से रिलेशन को देख रहे हैं जी। तो उस केस में आपको रीडिंग बहुत इजी हो जाती है। तभी मैंने आपसे क्या कहा था, बीएनएन इज अ वेरी सिंपल टूल टू एनालाइज अ चार्ट। बहुत सिंपल है क्योंकि हमने प्लैनेट्स को, उनके रिलेशंस को समझ लिया और तब हमने रीडिंग देना बहुत ईजी है। हाँ, और कहीं ना कहीं ये सिंपल इसलिए भी क्योंकि इसमें सिर्फ D1 का यूज है। हाँ बिल्कुल, वर्गा चार्ट्स नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, राजयोग वगैरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ प्रोमिनेंटली यूज करते हैं। जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं, अभी बाकी हमारे 4 प्लैनेट्स और हैं, बाकी 9 प्लैनेट्स को हम बहुत अच्छे से डीप स्टडी करते हैं। ओके। उसके अलावा आपका यहाँ पे दशाएं ना लेके हम प्रोग्रेशन लेते हैं। जैसे आपके मेजरली 4 प्लैनेट्स हैं जिनका प्रोग्रेशन देखा जाता है। ठीक है। तो प्रोग्रेशन में जुपिटर 1 साल एक राशि में मूव करते हैं। हाँ। ठीक है, सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। ओह ठीक है। अब क्या होता है कि आपने जब अपने D1 चार्ट से देखना है कि मेरा जुपिटर मूव करता हुआ कब कब किस किस राशि में जा रहा है और उस राशि में कोई प्लैनेट अगर बैठा है तो उस प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा है। तो जिस प्लैनेट से वो कनेक्ट होगा वो समझ लीजिए वो एक साथ कार में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके। या ट्रैवल करता हुआ, प्रोग्रेशन करता हुआ जुपिटर जिस प्लैनेट से जाके मिलेगा तो समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के एट्रीब्यूट एक दूसरे को देंगे। ओके ठीक है, समझ गया। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं बात हमारे सैटर्न महाराज के ऊपर। हाँ जी सैटर्न, क्योंकि सैटर्न कर्म का भाव है और हमारी जिंदगी में कर्म का तो बहुत इंपॉर्टेंस है ही, सबसे इम्पोर्टेंट। भाग्य की बात करें, उधर कर्म की बात करें तो ऑब्वियसली भाग्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्मा अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आपका कर्म है तो भाग्य अपने आप साथ देने लगेगा साथ के साथ। और बहुत लकी लोग होते हैं जिनके चार्ट में ट्राइन से, बीएनएन में हम ट्राइन का भी यूज करते हैं, दैट इज 159, फर्स्ट नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, उसे कहते हैं 159 का ट्राइन। ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फायर एलिमेंट। ओके। 2, 6, 10 उसको हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। ओके। और वो 2, 6, 10 में जो जो राशियां कनेक्ट होंगी हम उनको मानेंगे वो एक साथ एक कार के अंदर है। 3, 7, 11 में आपको मानेंगे एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट तो सामने जो भी प्लैनेट कनेक्ट होंगे 3, 7, 11 से वो सब एक साथ हैं। ठीक है। 4, 8, 12 आप ये मानेंगे ये सब एक साथ है। ओके। ये कौन सा एलिमेंट? और ये आपका वाटर एलिमेंट होगा। वाटर एलिमेंट है। तो ये 4 एलिमेंट पे हम लोग काम करते हैं। और आपने जो वर्ड यूज किया था क्या था वो? टी क्या? D1 नहीं, ट्राई क्या था? ट्रायन।
ट्रायन ट्रायन, तो ये ट्रायंस है। हाँ, एक अगर ऑडियंस के लिए इजी भी हो तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। युति ट्रायंस, ट्रायंगल बनता है हाँ जो। ट्रायंगल जो बनता है। इसी तरीके से जिस भी किसी प्लैनेट को आप रीड करोगे, अब ऑब्वियसली बात है किसी कोई आपसे आके पूछेगा मेरी शादी का बताइए, तो आप वीनस को देखेंगे जी। अगर व्यक्ति कर्म का पूछने आता है तो आप सैटर्न को देखेंगे। अगर नेटिव अपने सेल्फ के बारे में पूछता है तो आप जुपिटर से देखेंगे। ओके। और अगर व्यक्ति अपने पिता के बारे में पूछता है तो आप सन से देखेंगे। कोई व्यक्ति अपने बड़े बेटे के बारे में पूछता है तो आप सन से देखेंगे। ठीक है, अगर कोई अपने छोटे बेटे के बारे में पूछता है तो मार्स से देखेंगे। अच्छा, छोटे बेटे के लिए मार्स। अगर कोई अपने हस्बैंड के लिए पूछता है लेडी, तो मार्स से देखेंगे। अब आते हैं बात सैटर्न को भी हम बीच में रह गया था, लेट्स कंटिन्यू सैटर्न। हाँ। तो सैटर्न कर्म का कारक है, सैटर्न बड़ा भाई भी है जी। ओके। आपकी लाइफ में अगर आपके एक बड़ा भाई है तो वो सैटर्न है। ठीक है। अब आप सैटर्न को देख के बता सकते हैं आपके बड़े भाई के साथ जिंदगी में क्या रहेगा। ओके। खाली D1 चार्ट से आप सारे रिलेशंस को एनालाइज कर सकते हैं BNN में। ठीक है। सिंपल तरीके से। ओके। आपको कोई वर्ग चार्ट नहीं चाहिए। तो आपने सिर्फ देखा ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट के बारे में क्लाइंट ने पूछा और हमने उस प्लैनेट को पकड़ के उसकी स्ट्रिंग बना ली। ओके। ट्राइन देख लिए। अब जो भी प्लैनेट आप रीड कर रहे हो, सपोज कीजिए सैटर्न है। अब सैटर्न क्योंकि हम बड़े भाई का कारक भी है, कर्म का कारक भी है, तो हम सैटर्न के साथ ट्रायन देख लेंगे किसका बन रहा है। बिल्कुल। तो उससे पता चल जाएगा कि क्या बड़े भाई का यस बिल्कुल मैटर है। बिल्कुल। अब हम 212 देखेंगे। आप जहां पे आपका सैटर्न प्लेस्ड है उससे अगले भाव में अगर कोई प्लैनेट है तो वो 2 है, जहां की वो तरफ मूव कर रहा है। ओके। और पिछला भाव जो है, सपोज कीजिए किसी का सैटर्न 6th हाउस में बैठा है, तो उसका जो 5th हाउस है और वो उसका पास्ट है। हाँ, वो उसका पिछला है 12वां। 7 आगे वाला है। और जो 7th हाउस है वो उसका 2nd हाउस है सैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है। आपने BNN को एक फुटबॉल के ग्राउंड में एक फुटबॉल की तरह देखना है। ठीक है। जहां फुटबॉल है वहीं से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अगर आपका सपोज कीजिए कि जिस रिलेशन को आपको पता चल गया कि BNN में हम रिश्तों की बात करते हैं, उनको किसी प्लैनेट से डिनोट करते हैं जी। अगर वो हमें पता चल गया तो फिर तो हमें बहुत इजी हो जाएगा ना चीज़ों को रीड करना। तो सैटर्न के केस में आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका कर्म का कारक भी है, वो आपको डिसिप्लिन का कारक भी है, ओके। वो आपके बड़े भाई का कारक भी है। सैटर्न से हम मेहनत ज़्यादा करवाएगा, शहने शहने स्लो रिजल्ट्स देगा। ओके। ऐसे सैटर्न से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। सैटर्न अगर अच्छा नहीं है तो इंसान लेजी होगा, सैटर्न अच्छा नहीं है तो इंसान झूठ बोलेगा। ओके। जिसका सैटर्न अच्छा है वो डिसिप्लिन्ड होगा, टाइम पंक्चुअल होगा। जिसका सैटर्न प्रॉब्लमेटिक होगा वो डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा, पंक्चुअल भी नहीं रहेगा, लेजी रहेगा, साथ के साथ वो झूठ बोलेगा। ओके। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि सैटर्न अच्छा है या खराब ये है? उसके लिए हमें देखना होता है कि सैटर्न का कनेक्शन ट्राइन के बेस पे, 212 के बेस पे या 17 के बेस पे। सैटर्न को अगर आपने 1 मान लिया पहला, तो उसके साथ में बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो भी आपकी राशि जो है वहां पे अगर कोई प्लैनेट कनेक्ट हुआ वो उसका 17 होगा। सपोज सैटर्न किसी का 6th हाउस में बैठा है तो उसका 7th 12th हाउस हुआ। हाँ, ठीक है। तो 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट कनेक्ट हुआ तो वो सैटर्न के साथ 12th से कनेक्टेड होगा। अच्छा, ओके, समझ गया। इसलिए 212 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये 17 भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार ये चाहूँगा आप एक बार दोबारा से एक शॉर्ट कट टू कट क्रिस्प एक ऑडियंस को दोबारा बता दीजिए कि BNN क्या है। डन। देखिए हम BNN को सिंपल एंड क्रिस्प तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो BNN में हर प्लैनेट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। यस। तो आप जरूरी नहीं है कि आप पूरे चार्ट को फोकस करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन आया है आप उस प्लैनेट को पकड़ लीजिए। ओके। और उस प्लैनेट को देख के, उसकी प्लेसमेंट को देख के उसका ट्राइन बना लीजिए। 159, 2610, Okay. 3711, 4812। पहला तो ये पॉइंट। ठीक है। उसके बाद जो भी प्लैनेट रीड कर रहे हो उससे पिछले भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है वो उसका 12वां होगा। ठीक है। और उससे अगले भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा है वो उसका दूसरा होगा। और ये नोटिस कर लीजिए आप। और एक होता है 17, मतलब जो प्लैनेट रीड कर रहे हो उससे 7th एस्पेक्ट में क्या बैठा है? कोई प्लैनेट बैठा है। ओके। अब जो 7th में प्लैनेट बैठेगा वो BNN में हम कहते हैं वो उसको मॉडिफाई करने की पूरी पावर रखता है। ओके। 7वां प्लैनेट 7th एस्पेक्ट से जो प्लैनेट कनेक्ट होगा, जिस प्लैनेट को रीड करोगे वो उसे मॉडिफाई करने की पूरी पावर रखेगा। जैसे इसमें मुझको दिख रहा है यहाँ पे सैटर्न और केतु आमने सामने है, तो केतु एंड सैटर्न आमने सामने है। हाँ, जैसे ये वो है, ठीक है, तो ये 17 है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब केतु का प्रभाव सैटर्न प्रोफेशन के ऊपर बहुत रहेगा।
सैटर्न इज कर्म, Okay. सैटर्न बड़ा भाई। तो यहाँ नेटिव को सलाह दी जाती है कि अपने बड़े भाई से रिलेशंस को ठीक करके रखे। ठीक है, और बड़ा भाई ना हो तो? बड़ा भाई अगर नहीं है, नहीं तो सन पिताजी है। ओके, तो Saturn is अगर बड़ा भाई नहीं है तो फिर उसके इसमें कोई क्या बड़ा भाई नहीं है तो अपने कर्म में थोड़ा सा ध्यान रख के चले। ओके, क्योंकि सैटर्न राहु या सैटर्न केतु जब ये दो प्लैनेट एक साथ बैठते हैं, जैसे आपके में राहु है, तो ऐसे केस में प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंगली सेट 40 प्लस के बाद अच्छे से होता है। ओके, ठीक है। मतलब एट द इनिशियल स्टेज आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट थोड़े से डिले से मिलते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप राहु जैसे लाइन में हो, जैसे आप देख सकते हो कि आप अभी पॉडकास्ट में हैं जी, आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जी, अब आपको राहु क्या करेगा? राहु विल बी अ सपोर्टिंग टूल। नाउ राहु विल नॉट हार्म सैटर्न। तो यहाँ पे हमने एक चीज अभी और नोटिस कर ली कि हमें किसी प्लैनेट को जो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है उसको यूटिलाइज कर लिया तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आप BNN कोर्स करके या BNN सीख के अपनी रेमेडीज खुद आसानी से डिजाइन कर सकते हो। तो मैम हम BNN सीख कैसे सकते हैं? BNN कैसे सीख सकते हैं? आप मतलब यू वांट टू नो थ्रू मी? बाय यू और बाय एनीथिंग एल्स जो आपको बेटर लगे। रिकू नंदी नाड़ी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो ऑनलाइन आई टीच। ओके, ठीक है, बजाज साहब संदीप सर हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इज इट पेड और चार्ज्ड? इट इज डेफिनेटली इट्स अ पेड कोर्स। ओके, या इट इज तो अ पेड आप कोर्स। उसके बारे में बताना चाहेंगी ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल, मेरा कोर्सेज आते रहते हैं। हम जैसे BNN को बेसिक टू एडवांस, प्रोफेशनल, अब जैसे बेसिक टू एडवांस खत्म हो गया, प्रोफेशनल आने वाला है। ओके, अभी अनदर 5-10 डेज में आपका प्रोफेशनल आ जाएगा। ओके, ऐसे ही KP मैं पढ़ाती हूँ, अभी उसके बाद में आऊँगी, पहले BNN बता। ओके, तो आपका BNN में ट्राइन इंपॉर्टेंट है, 212 इंपॉर्टेंट है, 17 इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें हमने सबको प्रपोर्शन दे दिया है। जो प्लैनेट एक साथ बैठा है जिसको आप रीड कर रहे हो, उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी कनेक्टिविटी 100%। ओके, 159 से कनेक्ट हो रहा है 75 to 80%। ओके, 17 से कनेक्ट है 75 to 80%। 2 में कोई बैठा है, जो प्लैनेट रीड कर रहे हो उससे नेक्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, कनेक्टिविटी 85 to 90%। ओके, क्योंकि वो उसकी तरफ जा रहा है। और जो उसके पीछे बैठा है, इसका मतलब वो एट्रीब्यूट्स अपने साथ उस प्लैनेट के लेके आया है। ओके। सपोज कीजिए किसी के आपके सैटर्न के पीछे कोई बैठा है प्लैनेट, सैटर्न के पीछे तो नहीं है कोई, साथ बैठा है, साथ में सैटर्न में राहु बैठा है, हाँ। सैटर्न के साथ, तो राहु का इम्पैक्ट प्रोफेशन में बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, आप जो आप यूज कर रहे हो। अब इसमें मेरे क्वेश्चन भी जैसे जो कि अब ऑडियंस के लिए भी हमारे क्वेश्चन है कि इसमें आपने एक स्टार बना रखा है। हाँ, बहुत मेरे राहु के साथ स्टार है, जुपिटर के साथ भी स्टार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये इसको हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो व्हाट इज अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट? बहुत ही बढ़िया। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका आशु। रेट्रोगेशन, राहु केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं। ओके, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। रेट्रो है क्या? रेट्रोगेशन होता है कि हमें ऐसा एहसास होता है ऑर्बिट पे कि वो प्लैनेट पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, आप इस तरह से जानो कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में चल रहे हैं, एक बाजू से एक आपको ट्रेन निकल के गई जो बहुत स्पीड से गई है, आपको एहसास होता है ना आपके पीछे की तरफ जा रहे हो, ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन पीछे हो रही है और वो आगे जा रही है। तो वो एहसास है, ओके, वो इलिप्टिकल इल्यूजन है, बट वो है नहीं। ओके, अच्छा, तो वो हमें विजिबिलिटी क्या होती है कि वो प्लैनेट पीछे चल रहा है नहीं। तो ये हमारे इसमें भी रहेगा चार्ट में कि वो पीछे चल रहा है लेकिन है नहीं। हाँ, वो चल ही रहा है पीछे। ये आपको सोच के चलना, एक तो ये काम ओके, कि वो है पीछे की तरफ, है नहीं, वो दिखता है, ओके, लेकिन उसका इम्पैक्ट चार्ट के ऊपर आ जाता है। अच्छा, वो कैसे? जो भी प्लैनेट रेट्रो है, राहु केतु को छोड़ के, आप उसको ये मानिए कि आप प्रारब्ध में उस प्लैनेट से रिलेटेड आपने कुछ कमी छोड़ी, तो आपको इस जन्म में वो रेट्रो मिला है। ओके, आपको इस जीवन में उस प्लैनेट के प्रति अपना पूर्ण समर्पण देना पड़ेगा। आपने पूर्ण समर्पण वो मांगेगा और आपकी इच्छा भी उधर जाएगी। ओके, आपकी कनेक्टिविटी भी उधर जाएगी कि आप कनेक्ट हो गए उससे। तो इसलिए रेट्रो जुपिटर जैसे है, तो आपकी इच्छा जीवन में क्या रहेगी? मैं ज्यादा से ज्यादा विजडम ले लूं, नॉलेज ले लूं। जितनी नॉलेज बढ़ाऊंगा उतना मेरी लाइफ में मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा है, आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, आप कभी भी जिंदगी में किसी गुरु की निंदा मत करना। ओके, जुपिटर रेट्रो वाले को क्या होता है कि उसको किसी गुरु को, वो मल्टीपल गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन उसको सबसे बड़ी सलाह दी जाती है कि उसको कभी भी जीवन में, रेट्रो जुपिटर वाले को कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, किसी गुरु की। ओके, ठीक है, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उनको। अब
ऐसे ही रेट्रो प्लैनेट आपको आपके प्रारब्ध के बचे हुए कर्मा जो आपने उसके प्रति उतनी वफादारी नहीं निभाई, उतना आपने उसके प्रति आपने ईमानदारी नहीं की, इस जन्म में रेट्रो मिलता है और आप उसकी तरफ आपको अपने आप को रुझान बढ़ाना पड़ता है। ओके। अब मैं आपको ना हर प्लैनेट का वक्री होने का क्या क्या प्रभाव हो सकता है वो थोड़ा अपडेट करती हूँ। तो रेट्रोग्रेड को अगर मैं बोलूँ तो वक्री बोल सकता हूँ? हाँ, हिंदी में वक्री बोलते हैं। वक्री बोल सकते हैं। तो मेरा जुपिटर वक्री है। हाँ, ठीक है, तो आप बताइए जो आप बता रहे थे इसके बारे में। देखिए वक्री ग्रह जो होते हैं, जरूरी नहीं है हर किसी के चार्ट में वक्री ग्रह बहुत हो। राहु केतु तो यूनिवर्सल वक्री है। ओके। लेकिन जैसे कि हमारे किसी के भी चार्ट में अगर कोई प्लैनेट हमें वक्री मिला है, इसका मतलब हमें उसके प्रति अपने आप को बहुत समर्पण देना पड़ेगा। ओके। वील हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है। ठीक है, एंड हमारा रुझान भी उसकी तरफ ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जुपिटर आपका है तो आई कैन सी एट दिस यंग एज आपकी एक फीलिंग है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए। आपका इंटरेस्ट क्या है, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सीख पाऊं। तो ये जुपिटर जब भी रेट्रो होता है, एक तो ये आपको देता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है जी। आपको विजडम की तरफ आप भागते हो। आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद क्या आएगा? विजडम, ज्ञान, इसकी तरफ भागोगे। जी। ठीक है, कभी आपने अपने गुरु की निंदा नहीं करनी। ठीक है। अगर किसी के चार्ट में मरकरी वक्री है जी। या जिसे हम रेट्रो बोलते हैं जी। वो है, तो ऐसे केस में ना, क्योंकि वक्री ग्रह क्या होता है, आपको मरकरी की बात करें तो इंटेलिजेंस का कारक है, ठीक है। लॉजिक्स का कारक है। ओके। ठीक है, आपका ब्रेन है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है। ओके। मरकरी रेट्रो होने से या वक्री होने से क्या होता है, आपको एजुकेशनल फ्रंट्स पे थोड़ा सा मेमोराइज करने में दिक्कत आती है। ओह। थोड़ा आपको चीज़ों को याद करने में दिक्कत आती है। आपके रिश्ते, आपकी बहन, छोटी बहन या बुआ से आपको उन पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। उनको बनाने के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ओके। आपको इसमें एक रेमेडी दे देती हूँ। अगर किसी का वक्री है मकरी, तो उसको अपनी बुआ को, अपनी छोटी बहन को कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ गिफ्ट देना चाहिए। ओके। उनको खुश रखना चाहिए। आजकल बुआओं को तो पता नहीं कोई दे नहीं, इनको ही दे देगा। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी रेमेडी है, करना चाहिए। ओके। ठीक है, और अगर वक्री की बात करें, क्योंकि वो इंटेलिजेंस का कारक है, लर्निंग बढ़ानी चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओके। क्योंकि वक्री ग्रह पढ़ने के लिए रोकेगा, वो आपको क्योंकि याद ही नहीं रहेगा तो फिर उसमें वो क्या करेगा, भागेगा। लेकिन उसको क्या करना है, उनको अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, अपने आप को पढ़ना है, रीडिंग करनी है जी, सुनना है। सुनने से भी आपका मरकरी अच्छा होता है। ओके। तो आप जितना सुनो, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप सुनो, या आप अगर रीडिंग करते हो तो लाउड रीडिंग करो। आप अच्छे से जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा हल्का बोल बोल के करो। ठीक है, तो वक्री मकरी आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा पीछे करता है, बैकफुट पे लेके जाता है, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने में बैकफुट पे लेके जाता है। ओके। आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देना होता है। ठीक है। और वीनस किसी का वक्री हुआ तो? वीनस वक्री है तो देखिए यहाँ स्पाउस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में लग्जरी में एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, क्योंकि लग्जरी का कारक है, आपको आपकी जितनी सुख सुविधाएं हैं उसका कारक है। तो यहाँ पे अगर वक्री है वीनस जी, तो आपको अपने आप को, सबसे पहली बात, छोटी बच्चियां हैं उनको आप ऑन एंड ऑफ कुछ खिलाइए। ओके। आपने वीनस को अच्छा करना है तो आपने कोशिश करनी है कि जिंदगी में किसी को अगर आपने कुछ ऐसी चीज दी गिफ्ट में, दान में, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए वो लग्जरी का रूप था, ओके, कुछ भी छोटा, तो आपने अपने वक्री वीनस को थोड़ा बेटर किया। ओके। तो यहाँ पे स्पाउस से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा सा लग्जरी को थोड़ा करने में दिक्कत आती है। लेकिन यहीं पे मैं एक चीज़ आपको ऐड और कर दूं, अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स आए वक्री वीनस के ऊपर भी, तब वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग आती कैसे है? एस्पेक्ट से, मतलब 159, हाँ वही 27, ठीक है, उससे, ओके, या आपकी 212 से, ठीक है, या 17 से, ठीक है, तो वो आपको उसकी वो आ जाएगी ब्लेसिंग। अगर वो आ रही है वक्री ग्रह पे तो फिर भी बचाव कर लेगा। ओके, ठीक है। जुपिटर इज भगवान की ब्लेसिंग। जुपिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। तो मेरा वक्री है वो। गुरु वक्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब ज्ञान जुपिटर लोगे ही तो है ना, हाँ, जुपिटर बृहस्पति होता है। बृहस्पति, हाँ, बृहस्पति वक्री है। हम वीनस की बात कर रहे थे कि वीनस अगर रेट्रो है तो हमारे पास अगर जुपिटर की ब्लेसिंग वीनस के ऊपर आ रही है रेट्रो पे, तब वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एज फार एज लग्जरी इज कंसर्न्ड, वाइफ इज कंसर्न्ड, बचाव हो जाएगा। ओके।